हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, भारत की उच्च शिक्षा के इतिहास में नियमन की प्रक्रिया 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित थी: यूजीसी, AICTE और NCTE। केंद्र सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है और उस विधेयक के माध्यम से इन तीनों संस्थाओं को समाप्त कर एक एकीकृत राष्ट्र स्तरीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकार ने ऐसा क्यों किया, यह संस्था किस प्रकार से काम करेगी और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण रूप से कि क्या यह संघीय ढांचे और अकादमिक स्वतंत्रता के लिए एक केंद्रीकरण के संकट के रूप में सामने आने जा रहा है। क्या यह भविष्य में प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ने वाला एक बड़ा कदम होने जा रहा है। क्या यह संस्थागत स्वायत्तता के लिए एक बड़ा संकट बनने जा रहा है। तो शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। सबसे पहले हम वर्तमान विनियमन पद्धति को समझेंगे। देखिए, भारत में उच्च शिक्षा का विनियमन जो है वो सदैव एक खंडित और बहुस्तरीय प्रणाली में निहित रहा। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 3 संस्थाएं जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को अनुदान देता था, मान्यता देता था और समन्वय स्थापित करता था। इसी प्रकार AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यह तकनीकी, व्यावसायिक, फार्मेसी, प्रबंधन, इस प्रकार के कोर्सेज को चलवाता था, उनका विनियमन करता था। इसके साथ साथ NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यह शिक्षा से संबंधित जैसे BEd आदि के कोर्सेज के मानकों और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता था। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी जटिलता थी। इस बहुलता के कारण कई सारी समस्याएं आती थी। जैसे सबसे बड़ी समस्या आती थी ओवरलैपिंग की। कई संस्थानों को भिन्न भिन्न विनियामकों से मान्यता प्राप्त करनी होती थी, जिससे प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल हो जाया करती थी। दूसरा बड़ा समस्या आती थी, वह थी अत्यधिक नौकरशाहीकरण की। इसकी वजह से विलंब होता था। अलग अलग मंजूरियों की आवश्यकता के कारण संस्थागत स्थापना, संस्था का विस्तार अत्यधिक समय और संसाधनों की खपत से हो पाता था। तीसरी बड़ी समस्या जो आती थी वह समस्या थी गुणवत्ता नियंत्रण में असमानता की। ये तीनों विनियामक अलग अलग प्रकार के पद्धतियों से अलग अलग स्टैंडर्ड को सेट करते थे और पूरे देश में यह एक समान रूप से स्टैंडर्ड सेट नहीं हो पाते थे। इसी विसंगति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह स्पष्ट रूप से प्रस्ताव रखा था और अनुशंसा की थी कि भारत को एकल सुसंगत उच्च शिक्षा नियामक की आवश्यकता है और उस दिशा में कार्य करना चाहिए। और इसी के संदर्भ में भारत सरकार लेके आती है VBSA बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। यह एक नया शक्तिशाली केंद्रीय वैधानिक निकाय के तौर पर स्थापित किए जाने वाली संस्था होगी। इसमें इस विधेयक के पास होते ही UGC, AICTE और NCTE को समाप्त कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा और उच्च शिक्षा का संपूर्ण स्पेक्ट्रम VBSA के अंतर्गत स्थापित हो जाएगा, उसी के नियमन में चलने लगेगा। नीति निर्माण हो, मान्यता हो, गुणवत्ता हो या वित्तीय निगरानी हो, ये सभी कार्य इसी एक केंद्र से संचालित होंगे। सरकार का आधिकारिक मत यह है कि यह एक राष्ट्र एक शिक्षा नियामक की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसका उद्देश्य नियमन को सुसंगत करना है, आसान करना है। सरकार का मानना यह है कि यह एक बहुत ही आवश्यक शैक्षणिक सुधार है। सरकार के दृष्टिकोण से VBSA की स्थापना भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण और ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ साथ आधुनिकीकरण के चरण लिए अपरिहार्य है। इसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग एजुकेशन प्राप्त होगा, जिससे अनुमोदन और स्थापना की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा। गुणवत्ता केंद्रित प्रत्यायन होगा, जिसकी वजह से पारदर्शी परिणाम आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जा सकेगी और ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा। शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना परिसर स्थापित करने के लिए सरल, स्पष्ट विनियामक ढांचा प्राप्त होगा। जो NEP 2020 थी उसके अंतर्गत इसको एक प्रमुख स्तंभ माना गया था और सही और सरल शब्दों में कहें तो सरकार का मानना यह है कि कम अफसरशाही और अधिक अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत पर इस संस्था की स्थापना की जा रही है।
ये तो इसके सारे पॉजिटिव पक्ष हैं, लेकिन इसके साथ बहुत गहन चिंताएं भी हैं। यहीं से इस सुधारवादी पहल के इर्द गिर्द असली अकादमिक और राजनीतिक बहस शुरू होती है। शिक्षक और छात्र संगठन इस पर बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और उनकी गंभीर आपत्तियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली बात, यह योजना अत्यधिक केंद्रीकरण कर रही है। समस्त संस्थाओं को मान्यता देने के लिए मात्र एक बॉडी होगी। एकल निकाय को इतनी अधिक शक्ति का संकेंद्रण दे दिया जाएगा जिससे शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता, जो एकेडमिक ऑटोनॉमी है, उस पर सीधा खतरा उत्पन्न हो सकता है। रचनात्मकता और नवाचार को प्रभावित कर सकता है ये। दूसरी बड़ा ऑब्जेक्शन है संघीय ढांचे पर प्रश्न चिन्ह। संघीय ढांचे पर प्रश्न चिन्ह। वास्तव में शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार एक केंद्रीय नियामक बना करके अत्यधिक शक्तियों के साथ उसे सुसज्जित कर रही है। तो यह राज्य सरकारों और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की भूमिका को कमजोर करेगा, उनकी मान्यताओं को कमजोर करेगा। इसी प्रकार से इसमें तीसरा बड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका। राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका, यदि नियामक की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पूर्णतः केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जो बॉडी प्रपोज की गई है उसमें मात्र 2 सदस्यों को छोड़कर बाकी सारे सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त कर रही है, तो अकादमिक जगत में असहमति और विविधता को पूरी तरीके से समाप्त होने का खतरा रहेगा। चौथा और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यह है कि वन साइज फिट्स ऑल वाले सिद्धांत को अपनाया जा रहा है। एक आईआईटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक राज्य स्तरीय कॉलेज की आवश्यकताएं अलग होती हैं, चुनौतियां अलग होती हैं, व्यवहारिकताएं अलग होती हैं। सबके लिए एक जैसे स्टैंडर्ड सेट करना, एक जैसे नियम सेट करना, उनकी विशिष्ट पहचान और विकास की जो संभावनाएं हैं उनको अवरुद्ध करने की शक्ति रखता है। अब अगर हम देखें तो संविधान के हिसाब से इस पर भी देखना बहुत जरूरी है। यह विधेयक संवैधानिक और सुशासन के सिद्धांतों के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम संवैधानिक संतुलन की बात करें तो आर्टिकल 246 है, जिसके अंतर्गत समवर्ती सूची में शिक्षा को, समवर्ती सूची का आइटम नंबर 25 है, जहां पर शिक्षा को रखा गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य शिक्षा की शक्तियों के मध्य संतुलन बनाते हैं। यहां पर नियामक की स्वतंत्रता वास्तव में एक बड़ा समस्या बनेगी, क्योंकि क्या हमें यह देखना होगा कि क्या वीबीएसए एक स्वतंत्र नियामक की तरह कार्य करेगा या एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंतर्गत काम करेगा। इसके साथ साथ यह विधेयक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े शासन सुधारों के केंद्र में है, तो क्या यह उन सुधारों को संविधान की उन विशिष्ट आत्मा के खिलाफ, उन विशिष्ट सिद्धांतों के खिलाफ, उस विशिष्ट सोच के साथ साथ काम कर पाएगा या काम नहीं कर पाएगा। देखिए, उच्च शिक्षा में एकल नियामक का जो मॉडल है ये केवल इंडिया में नहीं है, वास्तव में यह एक ग्लोबल ट्रेंड है। अगर हम वैश्विक तौर पर देखें तो यूनाइटेड किंगडम में OFS मॉडल होता है, ऑफिस फॉर स्टूडेंट मॉडल। यहाँ पर एक मजबूत संस्थागत स्वायत्तता होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट संसदीय निरीक्षण होता है और न्यूनतम राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। इसी प्रकार अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो TEQSA मॉडल है, जहां जिसे टर्शियरी एजुकेशन क्वालिटी एजेंसी कहा जाता है। यह स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है, पारदर्शी प्रक्रियाएं होती हैं और हितधारकों की भागीदारी होती है। इन मॉडल्स के सफल होने के पीछे जो आधार है वो क्या है? ये अत्यधिक संस्थागत स्वायत्तता प्राप्त है, संसद इस पर मजबूत नियंत्रण रखती है और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं के बराबर होता है। क्या भारत के संदर्भ में असली सवाल भी तो यही है कि भारत में क्या वीबीएसए को इन वैश्विक मॉडलों के अनुरूप शक्तियां प्रदान की जाने वाली हैं, या जैसे कि व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं इन्हें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन रखकर केंद्र सरकार की विचारधारा, सोच और राजनीतिक वर्चस्व की विचारधारा को इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा। वास्तव में
समस्या केवल इतने तक ही नहीं है, अनुदान की भी एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डर है कि जो अनुदान दिया करता था यूजीसी, उस तरीके के अनुदान के प्रावधान इसके साथ नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर भविष्य में चिंता की रेखाएं हैं और इन चिंता की रेखाओं को हमें समझना होगा। देखते हैं किस प्रकार संसद इस बिल को पारित करती है, क्योंकि सरकार द्वारा इस विपक्ष के विरोध और शैक्षिक जगत के विरोध के बाद इसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है। पहले भी इसी प्रकार का एक बिल लाने का प्रयास किया गया था जिसे होल्ड कर लिया गया था। अब दोबारा यह बिल आया है और इसे जेपीसी के पास भेजा गया है। देखिए, जेपीसी का जो भी रिपोर्ट आएगा उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे आपका दृष्टिकोण क्या है कि क्या सरकार वास्तव में संस्थागत सुधार के लिए एक 3 बड़ी संस्थाओं को मर्ज करके एक अच्छी आधुनिक वैश्विक स्तर की संस्था बनाना चाहती है, या आप मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार अपनी शैक्षिक नीतियों, अपने विचारधारा को शैक्षिक जगत पर थोपना चाहती है और एक संस्था के द्वारा पूरे देश के एजुकेशन मॉडल को कंट्रोल करना चाहती है। आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं, जहां पर मैं आपसे लिंक हो सकता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बेहतर अनाउंसमेंट है कि अगर वे टारगेटेड है 2027 और 28 के लिए, तो 2027 के लिए या 28 के लिए हमारा P2I फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है, दिसंबर हिंदी बैच। इसके अंतर्गत प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ ही साथ यह ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको सबसे पहले 18 बुक का सेट मिलेगा, पूरी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, अप टू इंटरव्यू आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। बेसिक से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। एक मेंटोर आपको अलॉट किया जाएगा जो आपसे बात करेगा, आपकी ज़रूरतों को समझेगा, आपकी समस्याओं पर आपसे बात करेगा, आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट होंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको दिल्ली में रहने, खाने और पढ़ने की फ्री में सुविधा दी जाएगी, आप प्रतिभाशाली छात्र हैं तो। और इसके साथ साथ इन सब चीज़ों की डिटेल भी आप देख सकते हो। इन सब चीज़ों की डिटेल कैसे, क्या होगा और कब होगा, ये पूरा का पूरा डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो, हमारी वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर जा करके देख सकते हो। और साथ ही साथ इस समय आपको यह जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपको बड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है फाइनल माइल सेल के अंतर्गत, जो कि अभी ऑन है। 18 दिसंबर से हमारा सेल ख़त्म हो जाएगा, उसके पहले ही आपको एडमिशन लेना होगा। और यह एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह पीके लाइव कोड आपको हर तरह से, हर कोर्स में, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स आप लेते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट हर समय आपको दिलाता है। यह फैकल्टी कोड होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी आप वेबसाइट पर या हमारे ऐप पर जाकर के डेमो क्लास भी देख सकते हैं। सारी सुविधाओं को देखने, पढ़ने, समझने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल करिए, आपको सपोर्ट टीम बात करेगी और आपके सारे डाउट्स को दूर करेगी। अदरवाइज आपको मैंने टेलीग्राम ID बता दी है, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।